हेलो एवरीवन, आई एम अर्चना यादव और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री जान लेंगे। तो हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस वाले टाइम की। तो इंडिपेंडेंस के टाइम पर क्या था, नेशनल मूवमेंट्स चल रहे थे और हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने एक सपना देखा था इंडिपेंडेंट भारत का। भारत का सपना देखते हुए उन्होंने एक इमेज बनाई थी अपने माइंड में, जिस इमेज को सक्सेसफुल करने के लिए कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर्स की ज़रूरत थी। तो हम आते हैं 1934 पे। 1934 पे फर्स्ट डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड हुई, उसके बाद में डिबेट्स हुए कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली लाना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या होगा। फिर फाइनली 1947 को डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया और 1947 से दिसंबर 1947 से नवंबर 1949 तक, मतलब 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम लगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। इस बीच आप सोच सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितनी डिबेट्स हुई होंगी। सब ने अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ रखे होंगे। लीडर्स, माइनॉरिटीज़, ग्रास रूट लेवल पर मेजोरिटीज़ को देखते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया। बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड भी थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भी हैं। भीमराव अंबेडकर के बारे में आप सभी थोड़ा तो जानते ही होंगे। भीमराव अंबेडकर ने ग्रास रूट लेवल पर जाकर बात की थी और कॉन्स्टिट्यूशन में उनके थ्रू बहुत सारे ऐसे फीचर्स रखे गए, बहुत सारे ऐसे रूल्स रखे गए जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को लेने से पहले बहुत अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को भी रीड किया गया और अदर कंट्रीज़ से भी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेन फीचर्स को हमारे यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। अब हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द फ्रेमवर्क ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ तो मैंने आपको सब बता दिया है कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के फादर भीमराव अंबेडकर थे। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ फंडामेंटल रूल्स, प्रोसीजर्स, प्रिंसिपल्स और आइडियल्स जो हर एक सिटीजन्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है और फॉलो करते भी हैं। यहाँ पर हम गवर्नमेंट की बात करें, पीएम की बात करें, सीएम की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, या फिर घर में बच्चा, या मैं अपनी बात करूँ या आप लोगों की बात करूँ, सभी के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। आपके लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, स्टेट्स के लिए DPSPs हैं और बहुत सारे रूल्स। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक सुप्रीम लॉ अथॉरिटी है, सुप्रीम लॉ है हमारे लिए, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, सिटीजन्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हैं। अब बात करते हैं, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, एक स्कूल का एग्जाम्पल देती हूँ। आप सभी स्कूल जाते होंगे। अच्छा, आप ये बताओ, आपका स्कूल अगर 8 बजे का है तो आप क्या 10 बजे जाते हैं? और अगर 10 बजे जाते हैं तो क्या टीचर आपको अलाउ करेगी? नहीं करेगी। तो ये रूल्स है कि 8 बजे आपको स्कूल पहुँचना है। आपको पता है कि 3 महीने बाद हमारी क्वार्टरली एग्ज़ाम्स आएंगे। आपको पता है 6 महीने बाद आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आएंगे। 6 महीने बाद आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स आएगी। आपको पता है फिर कि आपकी एनुअल एग्ज़ाम आएगी। अब आप खुद सोचो, अगर ये एग्ज़ाम का शेड्यूल आपको पता नहीं होगा, आपको नहीं पता होगा कि कब कौन सी एग्ज़ाम आने वाले है, कब आपके यूनिट टेस्ट होने वाले हैं, तो क्या आप पढ़ पाएंगे? या फिर आपको नहीं पता है इसके बाद आपका कौन सा लेक्चर लगने वाला है। तो आपको भी पता है कि आपके रूल्स कहाँ ज़रूरी है, डिसिप्लिन कहाँ ज़रूरी है। इसी तरह मैं तो सिर्फ एक स्कूल को इमेजिन कर रही हूँ, पर आप इंडिया को इमेजिन करो जो इतना डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग। राजस्थान की बात करें, वहाँ का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है। हम गुजरात की बात करें, वहाँ का कल्चर अलग है, लैंग्वेज अलग है। MP की बात करें तो आप सब जानते हैं, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर इतना डाइवर्सिफिकेशन है इंडिया में, तो आप सोचो कि यहाँ पर कितनी ज़रूरत पड़ी होगी हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। अब हम बात करते हैं, मैंने अभी स्कूल का एग्जाम्पल लिया, ठीक है। आप सभी को गेम्स खेलना बहुत पसंद होगा, तो हम गेम्स से एग्जाम्पल लेते हैं। क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, या फिर हम बात करें खो खो की, तो आप ये बताएं कि गेम्स खेलने से पहले आप पूछते तो हैं, भाई ज़रा रूल्स तो बता कि खेलना कैसे। पूछते हैं, आपको जब रूल्स पता होंगे तभी तो आप गेम्स खेल पाएंगे, वरना आप गेम खेल पाएंगे क्या? नहीं। तो ये ज़रूरी है, जब हमें गेम्स खेलने के लिए रूल्स ज़रूरी है, स्कूल में जाने के लिए रूल्स ज़रूरी है, घर में अगर कुछ भी मैनेजमेंट है तो वहाँ रूल्स ज़रूरी है, हर जगह रूल्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो इतने बड़े इंडिया को, हम इंडिपेंडेंट इंडिया को जब इमेजिन कर रहे हैं, तो हमें रूल्स की ज़रूरत क्यों नहीं होगी? तो इन्हीं रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन
मतलब एक बुक में फ्रेम किया गया है। ये हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। बहुत सारी डिबेट्स हुई, बहुत टाइम लगा, उसके बाद में हमने हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया है। अब हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ देख सकते हैं आप, मैंने एक फ्लो चार्ट पढ़ा है, बनाया है। यहाँ पर देखो पीपल, तो पीपल को सिटीजन्स और पीपल्स की बात करें तो यहाँ पर पीपल्स के लिए रूल्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और रूल्स गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है हमें। अब हम आगे बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो अभी मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया है आपको, पर फिर भी आप सोचो हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो इट इस्टेब्लिश द फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट एक सुप्रीम अथॉरिटी है। इसका मतलब ये नहीं गवर्नमेंट से हमें डरना पड़ेगा। गवर्नमेंट हमारे लिए है, हम गवर्नमेंट के लिए नहीं है। गवर्नमेंट हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करना है। अब एक बात बताइए, अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि आपको अगर कुछ बोला है तो आपको वो मैंडेटरी करना ही पड़ेगा, या फिर कुछ भी आपका वायलेशन एक्सप्लॉयटेशंस गवर्नमेंट कर सकती नहीं। गवर्नमेंट्स के लिए भी कुछ बाउंडेशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट के लिए भी एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। अब हम बात करते हैं डिफाइंस राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ सिटीजन्स। सो राइट की बात करें, राइट्स क्या होते हैं? अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, मौलिक अधिकार, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब ये मौलिक अधिकार क्या हैं? जैसे ही एक बच्चा जन्म लेता है उसके मौलिक अधिकार उसे मिल जाते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। अब एक बात बताइए, जब कॉन्स्टिट्यूशन आपको कुछ राइट्स प्रोवाइड कर रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन आपसे भी कुछ एक्सपेक्ट करेगा कि आप इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट करें, आप इंडिया की रिस्पेक्ट करें, और जो भी हमारे लीडर्स, आज पीएम की बात करें या सीएम की बात करें, जो भी हमारे लीडर्स हैं वो हमारे लिए बेस्ट कर रहे हैं तो उनकी भी रिस्पेक्ट करें। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स हमारे लिए ज़रूरी है। हमारा वायलेशन होता है, हमारे साथ कुछ एक्सप्लॉयटेशन होता है या डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो ये फंडामेंटल राइट्स में इसके बारे में बात की गई है। तो हम खुद को प्रोटेक्ट करते हुए बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जस्टिस की बात करें, न्याय की बात करें, तो घर में भी अगर आपकी लड़ाई अपने भाई से हो जाती है, अगर पेंसिल 4 है तो आप चाहेंगे 2 पेंसिल भाई को मिले, 2 पेंसिल मुझे मिले, तो यहाँ भी इक्वालिटी जस्टिस की बात होती है कि मम्मा 2 पेंसिल भाई को देगी, 2 पेंसिल मुझे देगी। जब घर पे इक्वालिटी की बात, जस्टिस की बात हो सकती है तो फिर इंडिया तो। अब हम बात हैं लिबर्टी, छूट। तो हमें लिबर्टी है हमारे इंडिया में कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हमें जो पसंद है हम वो कर सकते हैं। बात करते हैं इक्वालिटी की, समानता की, तो सभी समान हैं हमारे लिए, चाहे वो अपर कास्ट हो, चाहे वो लोअर कास्ट है। रिलीजन्स की बात करें, चाहे वो मुस्लिम, सिख, हिंदू, ईसाई, सारे रिलीजन। फ्रेटर्निटी की बात करें तो भाईचारे की बात करें। अब हम आते हैं की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम बात करते हैं फेडरलिज्म की। सो फेडरलिज्म देखते हैं हम, डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की। अब अगर हम घर की भी बात करें तो सारा काम ऐसा तो है नहीं कि मम्मी ही करेगी, या सारा काम ऐसा तो है नहीं कि पापा ही करेंगे, यहाँ भी हम काम बांट देते हैं। तो जब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में भी गवर्नमेंट्स के लेवल्स को 3 टायर्स में बांटा गया है। अब ये टायर मैं आपको बताती हूँ। एक है हमारा सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अंडर दैट हमारा आता है स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और उसके भी अंदर आता है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ बात करते हैं हम एक चार्ट की। सेंट्रल लेवल के अंदर आती है स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेवल के अंदर आता है लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल की जब हम बात करते हैं तो हम एक पूरे इंडिया की बात करते हैं। कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती है जो पूरे इंडिया मतलब सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी एप्लीकेबल होती है। और जब स्टेट लेवल की हम बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ स्टेट के लिए पॉलिसीज़ बनाती है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी आती है। ऐसा नहीं है कि उसे अथॉरिटीज़ दी गई हैं तो वो सेंट्रल की पूरी बात नहीं सुनेगी। ऐसे तो फिर स्टेट कह देगा कि मुझे इंडिया से अलग होना है, तो क्या हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट की। तो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पंचायती राज सिस्टम आता है जो आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम बात करते हैं सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट। सो इलेक्शन की बात करते हैं, हम अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद इलेक्ट करते हैं। अब रिप्रेजेंटेटिव से क्या है, अब जब आप अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है वो पार्लियामेंट में कौन बताएगा, आपका रिप्रेजेंटेटिव। पार्लियामेंट में जो एमएलएज मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज और एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो बैठते हैं, वो आपके एरिया की आपकी प्रॉब्लम्स वहाँ पर रखते हैं, जिसका सॉल्यूशन वो वहाँ से निकालते हैं। फिर हमें कुछ दिन बाद खबर मिलती है कि हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकल चुका है, पेपर के थ्रू हमें पता चलता है और हमें मीडिया में खबर आ ही जाती है। सो यहाँ पर बात करिए सिटीजन्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट। हमारे द्वारा हमारा लीडर इलेक्ट किया जाता है और वो हमें रिप्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। अब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। तो यहाँ पर भी हम बात करें, अब सिर्फ पावर एक ही इंसान के पास, जैसे मैं पीएम की बात करूँ, हमारे इंडिया की बात करती हूँ, तो इंडिया में क्या पीएम ग्रासरूट लेवल पे, छोटे छोटे लेवल्स पर, बड़े बड़े लेवल्स पर सारी चीज़ें अकेले कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं डिवीज़न अमॉन्ग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब मैं बात करती हूँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या है? लेजिस्लेचर एक लॉ मेकिंग बॉडी है। लेजिस्लेचर के अंदर लॉ बनाए जाते हैं जो हमारे पार्लियामेंट में बनाए जाते हैं। लॉ बनने के बाद में एग्जीक्यूटिव का ये काम होता है कि इस लॉ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है और कहाँ बताना है। फिर हम बात करते हैं जब लॉ बन जाता है, लॉ इम्प्लीमेंट होता है, पर उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन होता है, वायलेशन होता है, तो जुडिशरी प्रोटेक्ट करती है। अब यहाँ पर हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर में लेजिस्लेचर इज अ लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करती है और जुडिशरी जो प्रोटेक्ट करती है। अब हम आते हैं फंडामेंटल राइट्स पर। सो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो हम सभी के पास हैं। आपके पास भी आप सोच रहे होंगे मैम 8th क्लास में तो हैं, हमारे पास क्या राइट्स होंगे, मम्मा तो बोलती है रात में 8 बज गए घर आ जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, वो राइट्स अलग हैं। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो बेसिक राइट्स गारंटेड टू एवरी सिटीजन्स, जिन्होंने सिटीजनशिप ले रखी है इंडिया की, उन सभी के पास में फंडामेंटल राइट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं सेक्युलरिज्म के। सो सेक्युलरिज्म क्या है? इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स। हमारे इंडिया में रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट मिलता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। आपने देखा होगा सभी अपनी अपनी प्रैक्टिसेस, अपने रिचुअल से शादी करते हैं, सभी अपनी अपनी प्रैक्टिसेस कर लेते हैं। आप बात करें एक पब्लिक प्लेस की, तो अगर वहाँ पर एक पंजाबी का बेटा या पंजाबी जा रहा हो तो उसे ऐसा तो नहीं है पगड़ी लगाने से मना किया हो, दाढ़ी बढ़ाने से मना किया हो। बात करें वुमेंस की, तो वुमेंस बुर्का पहनती हैं तो मना तो नहीं है। अजान नहीं हो सकती है, पंडित जी के हमारे भजन नहीं हो सकते हैं, ऐसा कुछ मना है क्या? नहीं, सारी चीज़ें हमारे इंडिया में अप्लीकेबल हैं और हम कर सकते हैं। ये हमारे राइट्स हैं, ये हमारे सेक्युलरिज्म। इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। तो बोला गया है यहाँ पर कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। यहाँ पर सभी रिलीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। तो आपको भी पता है, अगर आप भी किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो पर आप एकदम खुल के रह पाते हो इंडिया में कि हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, अब हम बात करते हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ऊपर भी बताया है कि 1946 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1946 में हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये कौन है? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं। उसके बाद हम बात करें प्रोसेस की, तो लेंदी डिबेट्स, बहुत सारे डिबेट्स हुए। आप सोचो कि एक क्लास में मॉनिटर बनाने के लिए हमें कितना सोचना पड़ता है कि कौन मॉनिटर बनेगा। मैम ये नहीं, मैम ये ऐसा करता है, मैम वो नहीं, मैम ऐसा करता है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को उस लड़के से प्रॉब्लम्स होगी। तो आप सोचो ना, लेंदी डिबेट्स, बहुत लंबा डिबेट चला, बहुत डिस्कशन चला, ग्रास रूट लेवल्स पर बात की गई, अपने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यूज़ रखे गए, बहुत टाइम लगा बच्चों। उसके बाद में बात करते हैं, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया फाइनली 26 नवंबर 1949 को एंड इफेक्टिव फ्रॉम 26 जनवरी 1950। अब देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि मैम अडॉप्टेड
और इफेक्टिव में क्या डिफरेंस है। मतलब आप बोल रहे हैं अडॉप्ट कर लिया गया है 26 नवंबर 1949 को और यहाँ पर इफेक्टिव 26 जनवरी 1950 को। तो देखो बेटा, अडॉप्ट करना इज डिफरेंट थिंग एंड इफेक्टिव इज डिफरेंट। मतलब 26 जनवरी 1950 से वो इंडिया में लागू हो गया था और 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था। ये दो डेट्स में आपको हमेशा ध्यान रखना है, कन्फ्यूज़न हो सकता है, मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी। अब हम बात करते हैं आपके और हमारे मौलिक अधिकार की, ठीक है, आपके पास भी है, ध्यान रखना। तो आगे से अपने मौलिक अधिकार जान लेना और कहीं पर भी आपको लगता है कि यहाँ आपका वायलेशन हो रहा है तो आप तुरंत जाके वहाँ पर बोल देना कि यहाँ ये गलत हो रहा है मेरे साथ। आप 8th क्लास में, आपको इतना पता होना चाहिए और बोलना भी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार जो आपके पास भी हैं मेरे पास भी हैं। बात करते हैं राइट टू इक्वालिटी की। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। सो रिलीजन की बात करें, रेस की बात करें, कास्ट की बात करें या प्लेस ऑफ बर्थ की बात करें, कहीं पर भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब मैं आपको बता दूं, भेदभाव। लाइक घर की भी अगर आप बात करोगे ना तो मम्मी कहीं ना कहीं भाई और बहन में थोड़ा सा मतलब हो जाता है, कभी मम्मी आपने भाई को ज़्यादा किया, मुझे कम किया, इस तरह से। मैं घर से एग्जांपल लेती हूँ, है ना। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन वर्ड का मतलब होता है भेदभाव। किस बेसिस पर? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन की बात करें तो हिंदू और मुस्लिम्स की बात करें, सिख ईसाई की बात करें, तो यहाँ पर भी इक्वलिटी मिलती है हमें राइट टू इक्वालिटी के आर्टिकल के, फंडामेंटल राइट्स के थ्रू। बात करें कास्ट की तो ज़रूरी नहीं है हम रिलीजन की बात करें, अब कास्ट की बात करें तो अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के लोग को हमेशा दबाते आए और अभी भी कहीं कहीं ये प्रैक्टिस चलती रहती है। बात करें यहाँ पर माइनॉरिटीज़ और मेजोरिटीज़ की, तो वहाँ पर भी माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट की कोई बात ही नहीं करता है, कोई वो देखता ही नहीं है उन्हें, सोचता ही नहीं है उनके बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम की। देखो आपके पास भी कुछ फ्रीडम अभी तो नहीं होगा, बाद में मिलेगा, बट हमारे पास, हम सबके पास कुछ फ्रीडम है। जैसे हम बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप बोल सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को बोल सकते हैं, आप अपने लिए लड़ सकते हैं, आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपने मुद्दे को रख सकते हैं। आपके घर में कोई प्रॉब्लम है या आसपास कोई प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं। एक्सप्रेशंस एंड फ्रॉम एसोसिएशंस। अब हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चाइल्डहुड लेबर। अब देखो बेटा, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर और चाइल्ड लेबर, ये आपके लिए कुछ न्यू वर्ड्स होंगे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें तो कुछ मानव तस्करी, मतलब कि कुछ बच्चों को, जैसे बच्चे हों या बड़े हों, उनको खरीद लिया जाता है, स्लेव्स की तरह उनको बेच दिया जाता है, मतलब वो बंधुआ मजदूर होते हैं। ये पहले के टाइम पे चलता था, उसको देखकर ये फंडामेंटल राइट्स में हमारा जोड़ा गया है। तो यहाँ बात करना ह्यूमन ट्रैफिकिंग बैन है। फोर्स लेबर, ज़बरदस्ती कोई भी 14 साल से छोटे बच्चे से काम नहीं करवा सकता। बात करते हैं चाइल्ड लेबर की, तो आप देखते हैं चाय की टपरी पे छोटे छोटे मुन्ना ज़रा चाय लाना बोलते हैं ना, तो वो चाइल्ड लेबर भी बंद है एक तरह से। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, अगर आपके साथ आपकी पढ़ने वाली एज में कुछ भी गलत होता है, मतलब आपको काम पे लगा दिया जाता है, फोर्सफुली आपको काम करना पड़ता है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में दिया गया है कि आपको ये सब नहीं करना है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। और स्टेट्स आपको पढ़ाई के लिए पैसा भी प्रोवाइड करेगी, मतलब स्टेट्स में BPSP में ये दिया गया। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये मैंने आपको बताया है कि अगर हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम भजन गा सकते हैं, हम अजान पढ़ सकते हैं, हम कुरान पढ़ सकते हैं, प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट करते हैं, यानी रैलियाँ चला सकते हैं, हमारी जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो लाइक भोले बाबा की आरती हुई गा सकते हैं, जो भी हुआ वो कर सकते हैं हमें राइट्स हैं। अब हम बात करते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की। तो एजुकेशन से बात करते हैं, प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया अगर राजस्थान की बात करूँ तो वहाँ पर राजस्थानी लैंग्वेज जो भी होगी वो बोली जाती है। गुजरात की बात करूँ तो गुजराती बोली जाती है ना, कहीं मलयालम बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है। तो ये लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो है स्टेट, इनको भी एजुकेशन राइट्स प्रोवाइड हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स में बात की गई है कि 8th तक बच्चों को पढ़ाना मैंडेटरी है और आपके भी ये राइट्स हैं जो आपको मिले हैं। अब हम बात करते हैं
right to constitutional remedies, allow citizens to move to the court if their rights are violated. अब आप ये लास्ट वाले राइट्स पे ध्यान देना बेटा, क्योंकि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आपको 5 राइट्स मिल तो गए हैं, पर आप ये बताओ कि अगर आपके साथ में कोई भी वायलेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, आपको पता है कि मेरे 5 राइट्स में से मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, पर आपको ये पता ही नहीं है कि गलत हो रहा है, तो अब मैं किससे शिकायत करूं? मम्मी से तो शिकायत करेंगे नहीं आप, आपको लीगली एक्शन लेना पड़ेगा। तो आपके पास ये राइट्स भी है कि आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। ये एक्शन लेने के लिए आप नॉर्मल आपके कोर्ट्स में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं, देखिए कोर्ट्स में जा कर सकते हैं, हाई कोर्ट्स में जा सकते हैं, वहाँ भी अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो मैं ये कहने, अगर आपके राइट्स, ये 5 राइट्स अगर आपके एक्सप्लॉइट होते हैं, वायलेशन होता है आपके साथ में, तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आप कोर्ट्स में जा सकते हैं। सो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स पॉलिसीज़ की। जिस तरह से हमारे लिए फंडामेंटल राइट्स हैं, उस तरह से स्टेट्स के भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं सिटीजन्स के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, और आप इन सब का रिवीजन कर लेना। ओके बाय।